इनको पकड़ा दो भाई। हिलाओ मत ज्यादा। हमारे पास सब खींचे थे भैया, रुक जा। कौन है? देर से बैठे थे सब लोग। अब वहाँ पे आकर दादा दादा आवाज नहीं है, स्पीकर में आवाज नहीं भाई। आवाज नहीं, आवाज नहीं स्पीकर में। स्पीकर में आवाज नहीं है। आवाज नहीं भाई। आवाज नहीं स्पीकर में। गरीब कल्याण प्रदेश के समग्र विकास को गांव गरीब किसान नौजवान और समाज के प्रत्येक तबके के हितों को नहीं आ रही। ऑडियो नहीं आ रही है। अरे वहाँ नहीं ऑडियो आ रही। हटो हटो जल्दी हटो। रास्ता दो रास्ता दो। सही हो रहा ना, तब तो नहीं होगा, सब लोग साथ ही करेंगे भैया। कहे ना छोटा तो फिर रहने दो, सही कर रहे हैं। लग रहा यार। आगे आगे नहीं। अभी सही नहीं हुआ, सही कर रहे हैं। ये पहले चेक कर लेना चाहिए था, किसी ने नहीं चेक किया। चलाना चाहिए ना भैया, तो हम लोग तो कह रहे थे, चला ही नहीं रहे थे। मैं नहीं हूँ, राजेश है। हाँ तो ऑडियो स्पीकर नहीं चल रहा, मैं दूसरे स्पीकर में देखता हूँ। अरे यही चलाएगा। ठीक, अभी रुकी हुई पीछे। ये लगाओ ये। आ रही आवाज आ रही है। आ गई आ गई। कहाँ होते होंगे? अरे हम यहाँ आ रहे हैं। हाँ मैम, स्पीकर इनका बज नहीं रहा। वहाँ लगा दो, वहाँ लगा। नहीं आवाज आ रही है। जी मैम, हाँ बताइए। माइक रखे हैं हमारे स्पीकर से, आवाज आ रही, वो हम इधर पहुँचा ले माइक आगे। क्या सामने रख दी थी? हाँ आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। मैं एलआई पहले पहुंचाता हूँ।
आप सभी लोग, आप सभी से अनुरोध है, कृपया अगर शांत हो जाएंगे तो भी बात समझ में आ जाएगी। अब ठीक है, अब चेक करिए, अब चेक करिए। आवाज आ रही है? सर यही तो लगाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ तक आ कैसे पाएगा? बहुत सारे लोग आ ही नहीं पाएंगे, बहुत सारे लोग आ ही नहीं पाएंगे। लगा आराम से रखो। सब लोग शांत रहिए तो आराम से हो रहा है। सब लोग आवाज दे रहे हैं, ध्यान रखिए। छोड़ दे। मित्रों, मैं आपका अपनी पूरी टीम की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने अपना वर्ष 2022-23 का बजट आज विधानसभा में प्रस्तुत किया है। यह बजट प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जनाकांक्षाओं की भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रख करके गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, श्रमिक और समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रख करके बनाया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में लोक कल्याण संकल्प पत्र की भावनाओं के अनुरूप देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश उन जन आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके और समग्र विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो सके, इस दिशा से उत्तर प्रदेश सरकार का यह बजट 5 वर्षों का एक विजन भी है, जो प्रदेश के सर्वसमावेशी समग्र विकास के साथ साथ एक उज्जवल भविष्य की रूपरेखा भी तैयार करेगा। मित्रों, हम लोगों ने 2022 का विधानसभा का चुनाव के पूर्व एक लोक कल्याण पत्र जारी किया था। ये लोक कल्याण संकल्प पत्र में कुल 130 घोषणाएं हुई थी। इन 130 जो संकल्प हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र में थे, उसमें से 97
संकल्पों को हम लोगों ने इस बजट में पहले ही बजट में स्थान दिया है और इसके लिए हम लोगों ने 54,883 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया है। जो संकल्प 130 संकल्प थे उनमें से कुछ संकल्प पहले से चले आ रहे थे, कुछ नए थे। उनमें से 97 संकल्पों को आज यहां पर इस बजट में स्थान दिया गया है, जिसमें 44 संकल्प नए हैं। इनमें जो प्रमुख घोषणाएं हैं आज के बजट में, वह मुख्य रूप से उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी परिवार हैं उनको वर्ष में 2 रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने की घोषणा, और वह बजट में उन्हें स्थान दिया गया है। अन्नदाता किसानों के लिए भामाशाह भाव स्थिरता कोष की स्थापना के लिए धनराशि एक फंड की स्थापना की गई है। यहां पे हम लोग पहले से ही एमएसपी का लाभ धान, गेहूं और अन्य फसली के लिए किसानों को उपलब्ध कराते रहे हैं, लेकिन आलू, टमाटर, प्याज आदि फसलों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था अब तक नहीं थी। इस बजट में हम लोगों ने अपने अन्नदाता किसानों को राहत देने के लिए भाव स्थिरता कोष की स्थापना भी की है और उस कोष के लिए भी व्यवस्था की है। प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो देश के लिए विजन है कि हम फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड में कमी लाते हुए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे सकें। प्राकृतिक खेती की दिशा से उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पहले से ही अपनी कार्य योजना बनाई थी और उस कार्यक्रम के तहत यहाँ पे ट्रेनिंग के कुछ विशेष कार्यक्रम भी चले थे। प्रदेश में इस समय हजारों किसान ऐसे हैं जो प्राकृतिक खेती के साथ जुड़े हैं। उनके लिए टेस्टिंग लैब की स्थापना भी हर कमिश्नरी स्तर पर हम लोग स्थापित कर रहे हैं। लेकिन अगले 5 वर्ष के लिए संपूर्ण बुंदेलखंड को प्राकृतिक खेती योजना के साथ जोड़ने की कार्रवाई को भी हम लोगों ने इस योजना में लिया है। इससे पहले गंगा के किनारे के जो 5-5 किलोमीटर के दायरे के क्षेत्र हैं, भारत सरकार के साथ मिलकर के इस कार्य योजना को हम आगे बढ़ा रहे हैं। लोक कल्याण संकल्प पत्र में एक और घोषणा हम लोगों ने की थी, वह थी किसानों के लिए सिंचाई की योजना की व्यवस्था अगले 5 वर्ष के अंदर यानी 0 तक पहुंचाना, फ्री में उन्हें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सके। इसके लिए हम लोग पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत निःशुल्क सोलर पैनल उपलब्ध कराने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। 15,000 से अधिक सोलर पैनल की कार्रवाई को इस वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने इस बजट का हिस्सा बनाया है, जिसका लाभ हमारे अन्नदाता किसानों को प्राप्त होगा। इसके अलावा प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जो अन्नदाता किसानों की दिशा से अन्य जो तमाम घोषणाएं की हैं, जो इस बजट में हम लोगों ने इसे स्थान दिया है, जो प्रस्ताव दिए हैं, उसमें एमएसपी का लाभ हमारे अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो सके, इसके लिए बजट का प्रावधान सिंचाई की अवशेष परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ ही 1,000 करोड़ रुपए की लागत से लघु सिंचाई की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी एक विशेष प्रावधान इसमें दिया गया है। निषाद राज बोट सब्सिडी योजना के अंतर्गत नाविकों के लिए नाव खरीद के लिए 40% तक सब्सिडी उपलब्ध करवाने की भी योजना हम लोगों ने इसके साथ ली है। और प्रदेश के अंदर गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत एक गरीब कल्याण कार्ड भी जारी करने के लिए
संपूर्ण परिवार सर्वेक्षण योजना को भी हम लोगों ने लिया है, जिससे पता लग सके कौन परिवार ऐसा है कि जो योजनाओं में, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से भी वंचित रह गया है, और फिर उसके लिए एक स्पेशल स्कीम चलाना है। दूसरा, प्रदेश के अंदर रोजगार के सृजन और स्वरोजगार के सृजन के लिए हर परिवार का एक व्यक्ति सरकारी नौकरी, रोजगार या स्वतः रोजगार के साथ जुड़े, इसके सर्वेक्षण के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने इस बजट में स्थान दिया है। एमबीबीएस और पीजी की सीटें पिछले 5 वर्षों के अंदर प्रदेश के अंदर दुगनी हुई हैं। इसको दुगनी करने के लिए, इसको उससे भी ज्यादा करने के लिए हम लोगों ने बजट में प्रावधान किया है। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना करने के लिए भी आवश्यक धनराशि की व्यवस्था इसमें की गई है। प्रदेश के अंदर वे असेवित जनपद जहां पे मेडिकल कॉलेज का निर्माण की कल्पना कोई सोचता भी नहीं था, बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशाम्बी और अमेठी, वहां पर भी उसके लिए बजट का प्रावधान इस बजट में हम लोगों ने किया है। बुजुर्ग पुजारियों के लिए, संतों के लिए और उस तबके के लिए जो अब तक उपेक्षित था, एक पुरोहित कल्याण बोर्ड के गठन की कार्रवाई और उसके माध्यम से पुरोहित्य कला को आगे बढ़ाने के साथ साथ उनके समग्र विकास और प्रोत्साहन के लिए भी एक बोर्ड के गठन के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने इसमें लिया है। प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए खासतौर पर हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना प्रारंभ की और इसके तहत हम अपने युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। स्नातक और स्नातक हर युवा को इसके लिए धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने बजट में की है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर सामूहिक विवाह योजना के लिए भी, जिसमें हम 51,000 रुपये गरीब कन्याओं की शादी के लिए, किसी भी जाति मत मजहब से जुड़ी हुई कन्या हो, 51,000 रुपये हम उसके लिए उपलब्ध करवाते हैं। तो वह उसके लिए भी विगत वर्ष तक प्रतिवर्ष 250 रुपये हुआ करता था। इस बार हम लोगों ने इस राशि को बढ़ा करके 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। निराश्रित महिला पेंशन की योजना 300 से बढ़ा करके 1,000 रुपया किया गया है और इसके लिए भी जो पहले धनराशि गत वर्ष तक 1812 करोड़ हुआ करती थी, इस राशि को बढ़ा करके 4,032 करोड़ रुपये किया गया है। प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं के लिए हर जनपद में अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था, जिससे वह अखिल भारतीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए स्थानीय स्तर पर उसकी ट्रेनिंग हो सके, उसे कोचिंग की सुविधा फ्री में उपलब्ध हो सके। इसके लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना के लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था की है। वृद्धावस्था पेंशन की राशि, गत वर्ष तक ये राशि 3600 करोड़ रुपए सालाना हुआ करती थी। इस बार इसको बढ़ा करके 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की इसमें बढ़ोतरी की है। यह राशि भी पहले उन बुजुर्गों को 300 रुपए मिलती थी, फिर वो बढ़ा करके 500 हमारी सरकार ने किया और उसे इस समय 1,000 रुपये करने का प्रावधान भी किया गया है। प्रदेश के अंदर जो शुगर मिल है, चीनी उद्योग में विगत कुछ वर्षों के दौरान, पिछले 5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश ने देश में बहुत अग्रणी भूमिका में काम किया है। यहाँ तक कि कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी हमने प्रदेश में चीनी मिलों को बंद नहीं होने दिया। गन्ना किसान के मन में उसके प्रति एक विशेष उत्साह भी है कि पहली बार ऐसे देखने को मिला जब कि सरकार अपने स्तर पर इनिशिएटिव लेकर के गन्ना किसानों के हितों के लिए कार्य कर रही है। हम लोगों ने पिछले बार 3 चीनी मिलों की नई स्थापना की थी। इसमें रमाला चीनी मिल,
मुंडेरवा चीनी मिल और पिपराइच चीनी मिल। इसके अलावा कुछ चीनी मिलों को जो बंद थे उनको हमने प्रारंभ किया। इस बार भी लगभग 6 ऐसी चीनी मिलों के लिए जो जर्जर स्थिति में हैं उनके एक्सपेंशन और वहां उनके आधुनिकीकरण की कार्रवाई को भी सरकार ने अपने हाथ में लिया है, जिसमें क्षमता विस्तार के साथ साथ वहां पर आधुनिक चीनी मिलें लग सकें। ये प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर हैं, उसमें सांथा है, ननोता है, आपके छाता चीनी मिल है, बुड़वल है। इसी के साथ ही जो मोहद्दीनपुर मेरठ की चीनी मिल है उसमें डिस्टिलरी की स्थापना की कार्रवाई को भी हम लोगों ने इस बजट में स्थान दिया है। मित्रों, 2019 का प्रयागराज कुंभ उत्तर प्रदेश और देश और दुनिया के सामने अपनी एक नई पहचान बनाया। यह हमारा सौभाग्य है 2025 में फिर महाकुंभ का आयोजन होगा, दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन। हमारी सरकार अभी से इसकी तैयारी प्रारंभ करने जा रही है और इसके लिए हम लोगों ने बजट में प्रावधान किया है। इसके लिए एक अलग से मत खोल करके प्रयागराज कुंभ को फिर से ऐतिहासिक बना करके देश और दुनिया का एक यूनिक इवेंट के रूप में से प्रस्तुत करने के लिए ये व्यवस्था भी इसमें की गई है। लोक परंपरा और लोक संस्कृति किसी भी सांस्कृतिक विरासत की आधार होती है। लोक गाथा, लोक परंपरा इस संस्कृति की आत्मा होती है। प्रदेश इस दिश से बहुत समृद्ध है कि यहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश में भोजपुरी बोली जाती है, अवध और इसके आसपास के क्षेत्र में अवधी बोली जाती है, ब्रज हमारा जो क्षेत्र है इसमें ब्रज भाषा बोली जाती है, बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेलखंडी बोली जाती है। इन सब के भी एकेडमी स्थापित हो, इन पर शोध हो, वहां पर इन लोक परंपराओं और लोक भाषाओं के उत्थान के लिए कुछ कार्य हो सके, इसके लिए संत कबीरदास भोजपुरी एकेडमी, केशवदास बुंदेली अकादमी, गोस्वामी तुलसीदास अवधी अकादमी और संत सूरदास ब्रजभाषा अकादमी की स्थापना की कार्रवाई को भी हम इस बजट में हम लोगों ने स्थान दिया है। वाराणसी में वहां पर काशी विश्वनाथ धाम की स्थापना के बाद जो टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़ा है, कई गुना बढ़ा है। प्रतिदिन 1 लाख श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शनार्थ आ रहा है। काशी और उसके आसपास के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप समग्र विकास को देख करके अभिभूत होता है। वाराणसी में श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए, स्थानीय नागरिकों की सुविधा के लिए रोपवे के निर्माण के साथ ही मेट्रो के निर्माण के कार्रवाई का भी प्रावधान गोरखपुर, वाराणसी, झांसी, मेरठ, इस सिटी में भी हम लोगों ने मेट्रो परियोजना के लिए भी, प्रयागराज, यहां पर मेट्रो परियोजना के लिए भी धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने की है। पूर्व मुख्यमंत्री सदैव कल्याण सिंह जी के स्मृति में राज्य सरकार एक नई योजना को लेकर आ रही है, जिसमें बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नत योजना, जिसमें प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों के लिए सड़कों पर स्ट्रीट लाइट के रूप में सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए हम कार्य कर सकें, इसके लिए फंड की व्यवस्था हम लोगों ने इस बजट में किया है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर तमाम अन्य स्थानों पर प्रतापगढ़, अलीगढ़, प्रयागराज, महोबा में नए औद्योगिक स्टेट वहां पे स्थापित करने के लिए, अयोध्या में सेपेट केंद्र के भवन निर्माण के लिए, प्रयागराज में ऊनी धागा उत्पादन केंद्र की स्थापना के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। महर्षि वाल्मीकि के सांस्कृतिक केंद्र के रूप में लालापुर चित्रकूट को, निषाद राज गोया सांस्कृतिक केंद्र श्रृंगवेरपुर को, संत रविदास संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र वाराणसी और
संत तुलसीदास जी की पावन भूमि राजापुर के सुंदरीकरण और विकास के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने इस बजट में स्थान दिया है। प्रदेश के हम लोगों ने विगत 2 वर्षों के अंदर प्रदेश के अंदर और दुनिया ने कोरोना महामारी को झेला है। कोरोना महामारी के दौरान हमारे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था शिक्षा के बारे में, शिक्षा भी जो प्रभावित होने वाले क्षेत्र थे उनमें से एक था। इसके लिए महाविद्यालय स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और बेसिक शिक्षा स्तर पर हम शिक्षा के आधुनिकीकरण की तरफ भी जा सकें, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकें। महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में हम लोगों ने यहां पर विशेष रूप से किया है। असेवित मंडलों में राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रावधान बजट में किया गया है। युवा कल्याण विभाग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम के निर्माण और मिनी स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई, उनके रक्षण, अनुरक्षण और उनके उपकरण आदि की व्यवस्था भी बजट में किया गया है। 1000 करोड़ रुपए की जो सिंचाई, लघु सिंचाई परियोजना की धनराशि की व्यवस्था, बेटी और बेटे के बीच में कोई भेदभाव न हो। हम लोगों ने अपने पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चलाई थी। मुझे प्रसन्नता है कि 12,68,000 से अधिक बेटियां इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं। उनकी इस योजना को और भी अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने के लिए और अधिक से अधिक बेटियां इसका लाभ ले सकें, इसके लिए भी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए धनराशि का प्रावधान हम लोगों ने बजट में किया है। दिव्यांगजन कल्याण योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों की पेंशन की राशि, जो पहले उन्हें 300 रुपये पेंशन मिलती थी, सरकार ने पहले उसे 500 रुपये किया और फिर 1000 रुपये करते हुए जो व्यवस्था की थी उसके अंतर्गत भी 720 करोड़ रुपए का प्रावधान दिव्यांगजनों के पेंशन की राशि के लिए विशेष रूप से किया गया है। खेलकूद और अपने युवाओं को इस दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार ने एक कॉर्पस फंड की स्थापना की है। एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना, इसका भी प्रस्ताव हम लोगों ने बजट में किया है और मुझे विश्वास है कि खेलो इंडिया खेलों के तहत इसको जोड़ते हुए हम प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी खेलकूद की प्रतियोगिताओं को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने में सफल होंगे और प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप हम लोग प्रदेश को अच्छी खेल प्रतिभाओं को देने में सफल होंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने प्रदेश के बारे में लोगों की सोच को बदला है और प्रदेश की सोच को बदलते हुए हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना ने परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने, स्थानीय स्तर पर रोजगार के सृजन को बढ़ाने और लोगों को स्थानीय स्तर पर ही तमाम प्रकार से रोजगार उपलब्ध कराने में काफी बड़ी मदद की है। हमने बजट में इसका प्रावधान किया है। लगभग 263 करोड़ 75 लाख रुपए का प्रस्ताव बजट में ओडीओपी योजना के लिए किया गया है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए भी प्रदेश के युवाओं को स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करने, अपना उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी 125 करोड़ रुपए का प्रावधान हम लोगों ने बजट में किया है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए भी 112 करोड़ 50 लाख रुपए बजट में प्रावधान किया गया है। प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी व्यवस्थाएं बजट में की गई हैं, चाहे वह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे हो और जितने भी एक्सप्रेसवे हैं, इन सब पर औद्योगिक गलियारों के विकास के साथ साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने प्रदेश के 18 कमिश्नरी में श्रमिकों, कोविड कालखंड के दौरान अनाथ हुए बच्चों या फिर उन सभी बच्चों के लिए जो अनाथ हो चुके हैं, जिनका कोई भी लीगल अभिभावक नहीं है, उन बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय हमारे वर्तमान में निर्माणाधीन है। नए सत्र में हम उन्हें संचालित करेंगे
इसके लिए भी प्रावधान हम लोगों ने यहां पर किया है। बुंदेलखंड में जनरल बिपिन रावत डिफेंस एंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास का प्रस्ताव भी हम लोगों ने, इसके लिए भी 400 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रस्ताव हम लोगों ने किया है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर जो हमारे वर्तमान में चालू परियोजनाएं हैं, जिनमें महर्षि वाल्मीकि के लालापुर क्षेत्र का विकास, वाराणसी में संत रविदास श्रृंगवेरपुर में निषाद राज गुह्य स्थलों के पर्यटन विकास के साथ ही बहराइच में महाराज सोहेलदेव के भव्य स्मारक निर्माण के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की गई है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना लखनऊ में चल रही है। इसको समय से पूरा करना और साथ साथ इसके कुशल संचालन के लिए भी धनराशि की व्यवस्था बजट में की गई है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल योजना ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी लागू हो सके। ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों ने पहले चरण में बुंदेलखंड और बिंद क्षेत्र को लिया है। जापानी इंसेफ्लाइटिस, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस, कालाजार, आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों के अलावा डार्क जोन वाले ब्लॉक, खारा पानी वाले क्षेत्र और अब उन सभी गांवों में जहां पे शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, उन सभी को हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा है और इसके लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था बजट में की गई है। लेकिन इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में भी शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो सके, अमृत योजना के अंतर्गत इसका प्रावधान भी बजट में किया गया है। प्रदेश के अंदर वीरांगना झलकारीबाई महिला पुलिस बटालियन गोरखपुर, वीरांगना अवंतीबाई महिला पुलिस बटालियन बदायूं और वीरांगना उदादेवी महिला पुलिस बटालियन लखनऊ, इनके गठन और यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी धनराशि की व्यवस्था बजट में की गई है। इसके अलावा सेफ सिटी मिशन के अंतर्गत प्रदेश में भी अलग से हम व्यवस्था चला सकें। भारत सरकार इसमें सहयोग करती रही है, लेकिन इसको हम लोगों ने सेफ सिटी और स्मार्ट सिटी को मिलाकर के प्रदेश के अंदर एक साथ चलाया है और उसकी सर्वत्र सराहना भी हुई है। ये सभी कार्यक्रम हम लोगों ने प्रदेश में स्थापित किए हैं। प्रदेश के 8 मंडलों में अलीगढ़, आजमगढ़, बस्ती, चित्रकूट धाम, देवीपाटन, मिर्जापुर, प्रयागराज, सहारनपुर में एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट की स्थापना के लिए भी पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की है और प्रयागराज में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए भी धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने इस बजट में की है। यानी कुल मिलाकर के यह बजट प्रदेश के समग्र विकास के विजन को लेकर के प्रदेश के आगामी 5 वर्षों के एक सर्वसमावेशी और समग्र विकास को ध्यान में रख करके तैयार किया गया एक विजन डॉक्यूमेंट के रूप में हम लोगों ने आज यहाँ पे प्रस्तुत किया है। और यह बजट उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जन आकांक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए कार्य करने में सफल होगा, उसकी आधारशिला स्थापित करेगा। बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है। मित्रों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारा यह बजट जब 15-16 में प्रदेश के अंदर बजट प्रस्तुत हुआ था वह 3 लाख करोड़ के आसपास था। 3,02,687 करोड़ रुपए का था। और इस बार जब हम बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, यह बजट 6,15,518 करोड़ 97 लाख का है। यानी बजट का दायरा दोगुने से ज्यादा हुआ है, जबकि विगत 5 वर्ष के अंदर 2 वर्ष हमारे कोविड प्रबंधन में व्यतीत हुए हैं। बजट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बजट के दायरे को बढ़ाने के लिए हमने प्रदेश के अंदर राजस्व भी बढ़ाया है। और राजस्व को हम लोगों ने किस रूप में बढ़ाया है? अगर मैं जीएसटी, वैट आदि की बात करूं
तो 2017 के पहले प्रदेश के अंदर या देश के अंदर जीएसटी नहीं था। वन नेशन वन टैक्स 2017 जुलाई 2017 में लागू हुआ, लेकिन उससे पहले सेल टैक्स और वैट था। उस समय प्रदेश में सेल टैक्स और वैट से जो धनराशि प्राप्त होती थी वो मात्र 51,000 करोड़ रुपए प्राप्त होती, 51,800 करोड़ रुपए प्राप्त होती थी। कोविड-19 के बावजूद 2 वर्ष इसमें हम लोगों के अमूल्य खर्च हुए, प्रबंधन में खर्च हुए, लोगों की इनकम पे असर पड़ा, कई महीनों तक लॉकडाउन के कारण व्यापार पर असर पड़ा, अर्थव्यवस्था पर उसका बुरा असर पड़ा, लेकिन उस सब के बावजूद हम इसके दायरे को बढ़ाने में लगभग 90,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। इतना रेवेन्यू हम लोगों ने कलेक्शन किया। एक्साइज में उत्तर प्रदेश में कुल 14,273 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे 16-17 में, और इस समय हम लोग 21-22 में इसे 36,231 करोड़ से अधिक पहुंचाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। ऐसे स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन में 11,564 करोड़ रुपए से बढ़ा करके हम लोगों ने इसे 20,045 करोड़ 68 लाख रुपए तक पहुंचाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। माइनिंग में 1,548 करोड़ रुपए से बढ़ा करके इसे 2,664 करोड़ रुपए तक पहुंचाने में प्रदेश के अंदर एक माइनिंग पॉलिसी लाने के बाद हम इसे पहुंचाने में सफलता प्राप्त हुई। कुल मिलाकर के प्रदेश ने अपने रेवेन्यू को बढ़ाया है। रेवेन्यू को बढ़ाने के साथ साथ प्रदेश के विकास का जो आधार बना, उस आधार के साथ ही उस आधारशिला पर जो आगे की कार्रवाई प्रारंभ हुई, आज उसके परिणाम हम सबके सामने आ रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई। प्रदेश की अर्थव्यवस्था विगत 5 वर्ष के अंदर दुगनी हुई है, और बजट का दायरा भी हमारा आज दुगने से अधिक आज 2022-23 का प्रस्तुत हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस बजट की है वो ये कि रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने जो एफआरबीएम की, राज्यों के लिए एफआरबीएम की जो सीमा तय की है कि आप ऋण लेने की जो सीमा आपकी होगी वह पहले 3% थी। कोविड कालखंड में उसे बढ़ा करके 4 फिर 4.5% किया। पहले 4% तक बढ़ाया था, फिर बाद में उसको 4.5% तक किया गया कि आपकी जो कुल जीएसडीपी होगी उसके इतने तक आप ऋण ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश आज भी अपना बजट के दायरे को बढ़ाने, बेहतर कोविड प्रबंधन करने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने, लोक कल्याण के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने, प्रदेश के प्रत्येक तबके के लिए, गरीबों के लिए, गांवों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए अपनी कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने और समग्र विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ ही एफआरबीएम की जो सीमा 4.5% तक तय की गई है, हम अपने कुशल वित्तीय प्रबंधन के तहत यह हमारा इस बजट के बाद भी 3.96% ही रहेगा। हम 4% से भी कम पर आज भी है। बजट का दायरा बढ़ा, प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यक्रम हुए, निवेश की नई नई संभावनाओं को हम लोगों ने नई पॉलिसी के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य किया। ये प्रदेश की कुशल वित्तीय प्रबंधन का एक नमूना है। आज विधानसभा में उत्तर प्रदेश का 2022-23 का बजट प्रस्तुत हुआ है। मैं इसके लिए वित्त मंत्री जी को, अपने अपर मुख्य सचिव वित्त और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। पूरा मंत्री परिषद उनके सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहा, और हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप यह बजट $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी आगामी 5 वर्ष के दायरे के अंदर हम लोग आगे बढ़ाने में सफल होंगे। इस विश्वास के साथ यह बजट आज प्रस्तुत हुआ है। मैं विश्वास व्यक्त करूंगा कि लोक कल्याण संकल्प पत्र के जो 130 संकल्प थे उनमें से 97 को हम लोगों ने इसमें लिया है। शेष अन्य जो समय समय पर आएंगे, अभी हम लोग दिसंबर में अपना सप्लीमेंट्री बजट भी लेकर के आएंगे। तब तक सभी विभाग इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे।
प्रदेश विकास की गति पर फिर से दौड़ता हुआ दिखाई देगा और प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनने की उत्तर प्रदेश अग्रसर होगा। मैं एक बार फिर से आप सबको बजट भाषण को और बजट के इस पूरे कार्यक्रम को सकारात्मक भाव से आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस समय हमारी जो है 20,48,000 करोड़ रुपए से अधिक की है। कोविड के दौरान ये प्रभावित हुई थी, लेकिन फिर भी अच्छी दिशा में आगे बढ़ रही है। देखिए उत्तर प्रदेश और देश के लिए FRBM की जो सीमा है यह 4.5% तय की गई है। पहले 3% तक थी, कोविड के पहले 3% तक थी, बाद में इसको बढ़ा कोविड के दौरान इसको 4% किया गया। तमाम राज्यों ने मांग की थी कि सब इसको अर्थव्यवस्था पर कोविड का बुरा असर पड़ा है, इसलिए इसको 4.5-5% तक मांग की थी। भारत सरकार ने इसको व्यापक विचार विमर्श के बाद 4.5% किया। जब FRBM की सीमा 3% थी, उत्तर प्रदेश का बजट जो भी आता था वह 3% के अंदर ही आता था। हमारा राजकोषीय घाटा जो भी होता था वह FRBM की लिमिट के अंदर ही होता था और 2.96-97 के आसपास हमारा होता था। हम लोग उसके अंदर ही इसको करते थे। कोविड के दौरान अर्थव्यवस्था पर जो विपरीत असर पड़ा था वह यूपी भी उसमें था, क्योंकि यूपी तो सर्वाधिक बड़े राज्यों में, सबसे बड़े राज्यों में है। यूपी की जितनी आबादी है उतनी आबादी देश के किसी भी राज्य की, जो सबसे बड़ा राज्य है आबादी की दृष्टि से, उसकी यूपी से आधी आबादी है। तो स्वाभाविक रूप से यूपी ने अपने यानी प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कुशल वित्तीय प्रबंधन का उदाहरण भी प्रस्तुत किया और इसलिए 4% जो पहले कोविड के प्रथम चरण में 4% का FRBM की लिमिट तय की गई थी, वर्तमान में यद्यपि 4.5% है, तब भी हम लोग 4% से नीचे हैं और 3.96% का हमारा राजकोषीय घाटा आने का अनुमान है। और प्रदेश के अंदर जो डेवलपमेंट की एक्टिविटीज जब बढ़ेंगी, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम इस राजकोषीय घाटे को और कम करने में सफलता में प्राप्त होंगे। स्थापित की है मुख्यमंत्री जी, आपने संवाद से समाधान ये टीम स्थापित की, जिसका प्रभाव देखने को मिला। जो आपने जो लाउड स्पीकर वगैरह के कार्यक्रम चले थे, समाधान से आपने इसका समाज से किया। एक जन समस्या, जिले की जन समस्याएं जो होती है वो भी एक मुद्दा बहुत गंभीर होता है। तो ये समाधान का जो विस्तार है, संवाद का जो विस्तार वो है, उसको आप लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है संवाद, और ये लोकतंत्र की ही ताकत है कि बजट प्रस्तुत करने के बाद मुझे आपके पास यहाँ तत्काल आना पड़ा। ये संवाद का ही माध्यम है, इसी संवाद के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो युवा हैं वो स्वरोजगार की दिशा में स्वावलंबित हों, उनके लिए सरकार कोई बजट में प्रावधान की है? बजट में रोजगार, स्वतः रोजगार और नौकरी के लिए हर परिवार के एक सदस्य को इस योजना के तहत हमें जोड़ना है और इसका प्रावधान किया गया है। इसके सर्वेक्षण के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। आप देखेंगे कि प्रदेश में ये द्रुत गति से आगे बढ़ेगा। अभी हम लोगों ने जो रोजगार मेले के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कार्रवाई की है, इसी दिशा से की है। और उत्तर प्रदेश विगत, देखिए उत्तर प्रदेश की अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपने देखा होगा, एक स्वतंत्र एजेंसी के जो सर्वेक्षण आए हैं 2015, 16, 17 की तुलना में, जो पहले 18% से अधिक था, आज 2.9% रह गया है। और हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, ODOP की योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की योजना, PM स्टार्टअप की योजना, PM मुद्रा योजना, ये सभी योजनाएं उसी को आगे बढ़ाने के लिए हमारी आगे बढ़ रही हैं। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जो हमारा सर्वेक्षण का अभियान प्रारंभ होने जा रहा है, ये प्रदेश के अधिकाधिक नौजवानों को, ग्रामीण क्षेत्र के हों, शहरी क्षेत्रों के हों, उन सभी नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने का भी एक माध्यम बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी।
की व्यवस्था है, कृपया